वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड में जो बॉटनी का पेपर है हमारा सेकंड, उसके अंतर्गत आज हम फ्लावर की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाली क्लासेस में हम लीव्स की स्टडी कर चुके हैं, स्टेम की स्टडी कर चुके हैं, और आज जो हमारा जो सीरीज शुरू होगी इस ई कंटेंट की, उसमें हम अलग अलग फ्लावर के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। उनके क्या फंक्शंस होते हैं वो हम पढ़ेंगे, किस तरह की उनकी स्ट्रक्चर होती है, किस तरह के उनमें जो है अलग अलग स्ट्रक्चर पाई जाती है, उनका जो है विन्यास किस तरीके का होता है, ये सब हम आने वाले ई कंटेंट में पढ़ेंगे। तो शुरुआत में हम जो है प्लांट का एक जो महत्वपूर्ण पार्ट होता है फ्लावर, उसकी स्ट्रक्चर के बारे में आज हम शुरू में सबसे पहले पढ़ेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं और आप भी 12th से पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी प्लांट के दो पार्ट होते हैं। एक तो होते हैं वेजिटेटिव पार्ट और एक होते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट हम पढ़ चुके हैं, स्टेम पढ़ चुके हैं, रूट पढ़ चुके हैं, लीफ पढ़ चुके हैं। आज जो बात कर रहे हैं हम इसके सेकंड पार्ट की, और ये सेकंड पार्ट कौन सा होता है? रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। और ये कौन सा पार्ट कहलाता है? फ्लावर। तो अगर रिप्रोडक्शन के पॉइंट से देखा जाए तो फ्लावर अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण संरचना है, जिसकी की स्ट्रक्चर हमें पता होनी चाहिए कि किस तरह से जो है एक जनरल एंजियोस्पर्म के फ्लावर की स्ट्रक्चर होती है, कौन कौन से उसके पार्ट होते हैं, और इन सब पार्ट्स के जो है क्या क्या काम होते हैं। कई बार कहा जाता है फ्लावर इज़ ए मॉडिफाइड शूट, कि फ्लावर जो है उसका जो है जातिवृत्त प्रकृति की या उसकी मार्फोलॉजी की बात करते हैं तो अलग अलग इसके बारे में बात कही जाती हैं। एम्बर्गर के अनुसार जो है कहा जाता है कि पुष्प जो है एक मॉडिफाइड शूट है। कई लोग जो है इसको अलग दृष्टि से इसके बारे में कहते हैं कि ये जो है मॉडिफाइड शूट क्यों है, इसके भी कारण दिए गए हैं। तो वो जो एक पॉइंट है कि वेदर फ्लावर इज़ ए मॉडिफाइड शूट और नॉट, उसके बारे में हम डिस्कस बाद में करेंगे। आज हम बात करेंगे सिर्फ फ्लावर के स्ट्रक्चर की, कि क्या होता है एक्चुअल में। किसी भी एंजियोस्पर्म का जो फ्लावर होता है उसके कुछ बेसिक स्ट्रक्चर होती है, उसके कुछ पार्ट्स होते हैं जिनको कि अलग अलग भागों में बांटा गया है। और ये हम सब जानते हैं कि एंजियोस्पर्म का जो एक महत्वपूर्ण कैरेक्टर है फ्लावर के प्रेजेंस, और जैसा मैंने कहा कि ये कैसा है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और जितने भी रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जितनी भी सारी प्रक्रियाएं होती हैं वो फ्लावर में ही होती हैं। और इसका एक महत्वपूर्ण संरचना होती है जिसे हम कार्पल कहते हैं, और ये कार्पल जो है वो किसमें संरक्षित रहता है? ओव्यूल में संरक्षित रहता है, और इसमें फर्टिलाइजेशन के बाद जो है सीड इसी में बनते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि फ्लावर इज़ ए मॉडिफाइड शूट, जिसमें कि क्या होता है, इंटरनोड और नोड्स दोनों होती हैं, और इंटरनोड्स जो होती हैं उस पर लीव्स होती हैं, और जो कि पुष्प के विभिन्न अंगों के रूप में कार्य करती हैं। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि आगे हम पढ़ेंगे। अगर हम बात करें कि जो है फ्लावर का कलर क्या होता है, उसकी शेप क्या होती है, उसकी साइज़ क्या होती है, तो इसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। छोटे से छोटे फ्लावर से लेकर बड़े से बड़े फ्लावर है। वुल्फिया अगर हम देखे जाएँ तो बहुत जो है सबसे सूक्ष्म जो फ्लावर है वो वुल्फिया का होता है, और सबसे बड़ा जो फ्लावर होता है वो रेफ्यूलेशिया का होता है। ये आपको नाम याद रखने हैं, क्योंकि ये जो है आपसे कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि सबसे बड़े जो है विशाल पुष्प का या फ्लावर का नाम लिखें, या सबसे छोटे फ्लावर का नाम लिखें। तो वुल्फिया जो है उसका सबसे छोटा फ्लावर होता है, और रेफ्यूलेशिया जो होता है उसका सबसे बड़ा फ्लावर होता है। नॉर्मली हम सब जानते हैं कि जो फ्लावर होते हैं वो ब्रांचेस पर होते हैं, और जो इनका जो सामूहिक रूप से इनको जो होते हैं हम क्या कह देते हैं? इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। इन्फ्लोरेसेंस के बारे में भी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, और जो है ब्रांचेस पर फ्लावर किस तरह से लगे हुए हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। कुछ जो है फ्लावर होते हैं उनमें जो है वृंत नहीं होता, ऐसे जो है फ्लावर कैसे क्या क्या कहलाते हैं? सेसाइल कहलाते हैं। तो ये सब आगे हम पढ़ेंगे। और कई बार पुष्प जो है एकल पुष्प होते हैं, यानी कि एक ही पुष्प लगा रहता है, तो सॉलिटरी फ्लावर इसको हम कहते हैं। तो आगे हम सब इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज शुरू करते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर के। तो जैसा मैंने ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बताया कि कोई भी फ्लावर होगा, ये आप आराम से किसी भी फ्लावर की एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो कि आप देख सकते हैं कि प्लांट पर लगा रहता है। ये हम 12 से लेकर अब तक पढ़ चुके हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा हम इसमें डिटेल में यहाँ पर बात नहीं करेंगे, इसकी हम बेसिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो ये किसी भी फ्लावर की एक बेसिक स्ट्रक्चर है। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला भाग पेडिसल।
जो कि पेडिसल मतलब ये वाला भाग जो होता है ना, ये वाला भाग ये पेडिसल है। इससे पहले यहाँ पर ये क्या लगी हुई है, वृंत लगा हुआ रहता है, और वृंत जो होता है इसके माध्यम से जो है ये कोई भी फ्लावर जो होता है वो किससे लगा रहता है, ब्रांच से जुड़ा हुआ रहता है। जैसा मैंने आपको बताया, अगर वृंत नहीं है तो प्लांट तो फ्लावर क्या कहलाएगा, सिसाइल कहलाएगा। अब सबसे पहले अगर आप हम देखें तो ये वाला हिस्सा ये क्या कहलाता है, थैलेमस कहलाता है। ये वाला इसका प्लेसेंटा है, जिसको कि मैंने अभी आपको बताया। यहाँ से अगर हम बाहर से बात करें तो ये सबसे पहले आपको इसका क्या दिखाई देगा, कैलिक्स, या हम कह दें कि बाह्य दलपुंज। ये पुष्प का या फ्लावर का सबसे बाहर का चक्र होता है। ये दिख रहा है ना आपको, सबसे पहले जो नीचे से अगर हम देखना शुरू करेंगे तो सबसे बाहरी चक्र जो होता है वो कैलिक्स होता है। अब बहुत सारी सेपल्स से मिलकर बना होता है, ये सेपल्स होती हैं, बहुत सारी सेपल्स मिलकर जो है कैलिक्स का निर्माण करती हैं। और आकारिकी रूप से देखें तो बाह्य दल या कैलिक्स जो होता है वो किसका रूपांतरण है, मॉडिफिकेशन है, लीव्स का मॉडिफिकेशन है। और सामान्य रूप से जो कैलिक्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ग्रीन होते हैं, छोटी छोटी लीव्स के समान होते हैं। और इनका काम क्या होता है कि अंदर वाले जो नए जो नवोद्भित पुष्प कलिका के जो भीतरी भाग होते हैं उनको सुरक्षा प्रदान करना इनका काम होता है। कुछ पौधों में जैसे ट्यूलिप में, आइरिस में जो है जो कैलिक्स जो होते हैं वो जो दलपत्र होते हैं उनके समान रंगीन होते हैं, और पॉलिनेशन के समय जो है इंसेक्ट को जो है अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। और कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनमें कि कैलिक्स जो होते हैं स्केल्स या जो है पेपस में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस तरह से ये बाहरी पार्ट जो होता है वो क्या होता है, कैलिक्स होता है। और इसकी जो यूनिट होती है कैलिक्स की यूनिट वो क्या कहलाती है, सेपल कहलाती है। इसके बाद जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है कोरोला या दलपुंज। ये सेकंड जो है वर्ल है इसका बाहर। पहले हमने किसकी बात करी, कैलिस की, कैलिस के बाद आता है कोरोला। और कोरोला जो होता है वो इसके बीच में स्थित होता है, कैलिक्स और जो इसके पुंकेसर होते हैं उनके बीच में ये स्थित होता है। और जो है कोरोला अनेक जो है पेटल्स से मिलकर बनता है, ये दिख रहा है, ये इसकी पेटल्स है। और जो कि सामान्य रूप से जनरली जो है कोरोला जो होता है कलर्ड होते हैं। और इनका मेन काम क्या होता है, पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना, पॉलिनेशन में मदद करना। और साथ ही जो है बाह्य दलपुंज या कैलिक्स और कोरोला जो होते हैं, ये आपको दिख रहे हैं ना, ये कैलिक्स और ये कोरोला, इन दोनों को जो है मिलाकर हम क्या कह देते हैं, पेरियंथ कह देते हैं, या हिंदी में कहे तो परिदलपुंज कह देते हैं। तो जितने भी डाइकोट्स होते हैं उनमें जो है ये पेरियंथ होता है वो किससे, दो चक्रों में विभाजित होता है, जिसको कि हमने कहा कैलिक्स एंड कोरोला। किंतु जो मोनोकोट होते हैं उनमें दोनों जो समूह होते हैं वो परिदल एक समान होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं। तो ये डिफरेंस है किसमें, मोनोकोट और डाइकोट के, कोरोला और कैलिक्स में। तो ये एक बाहरी दो स्ट्रक्चर, सेपल्स किसकी यूनिट है, कैलिक्स की, और पेटल्स किसकी यूनिट है, कोरोला की। और ये दोनों मिलके क्या कहलाते हैं, पेरियंथ कहला देते हैं डाइकोट्स में। मोनोकोट्स की बात हम नहीं कर रहे हैं। अब ये इसके बाद जो स्ट्रक्चर आती है वो कहलाती है कौन सी, एंड्रोशियम या पुमंग। और जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि एंड्रोशियम क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। और एक भाग को हम क्या कहते हैं, स्टेमिन कहते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे कोरोला के एक भाग को क्या कहता है, पेटल, और कैलिक्स के एक भाग को क्या कहता है, सेपल। तो यहाँ पर जो है एंड्रोशियम का एक भाग क्या कहलाता है, स्टेमिन कहलाता है। और इस स्टेमिन पर जो है क्या होते हैं, हर स्टेमिन किससे मिलकर बना होता है, एक फिलामेंट होता है जिसे पूतंतु कहते हैं, और एक कनेक्टिव्स होते हैं जो कि पराग और एंथर में विभाजित होता है। फिलामेंट, कनेक्टिव और एंथर में विभाजित होता है कोई भी जो एंड्रोशियम का पार्ट होता है, जिसका कि यूनिट क्या कहला रही है, स्टेमिन। और स्टेमिन बना हुआ किससे है, ये देखिए आप, ये स्टेमिन, और एक स्टेमिन किससे मिलकर बना हुआ है, ये फिलामेंट है, ये ऊपर एंथर है, और बीच में इसके जो है कनेक्टिव टिश्यूज है। तो ये पूरा का पूरा क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है किसी भी डाइकोट जो है फ्लावर का। इसको हम क्या कहते हैं, स्टेमिन। याद रखिएगा, जो कैलिक्स की यूनिट थी वो थी सेपल, कोरोला की यूनिट थी वो थी पेटल, और इस जो है एंड्रोशियम की जो यूनिट है वो क्या कहलाती है, स्टेमिन, जो कि किसके से मिलकर बनी होती है, ये फिलामेंट है, ये जो एंथर है, और ये बीच में कनेक्टिव टिश्यूज हैं, ये एंथर है, ये वाला पार्ट भी क्या है, एंथर। तो ये इसका कौन सा पार्ट होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको कि हम क्या कहते हैं, एंड्रोशियम कहते हैं। और एंड्रोशियम की यूनिट क्या होती है, स्टेमिन होती है।
अब बात करते हैं हम इसके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या कहलाता है इसका? गाइनोशियम। गाइनोशियम कहलाता है या जायांग हम कहते हैं। और जो गाइनोशियम होता है वो एक से एक या अधिक जो है कार्पल से मिलकर बना हुआ रहता है। और ये कार्पल्स जो होते हैं उसके जो है 3 पार्ट हो सकते हैं। ओवरी होती है और क्या होती है? स्टिग्मा होती है और स्टाइल होती है। तो ये आपको डायग्राम में दिख रहा है आराम से कि ये वाला पार्ट क्या है? ओवरी, जिसमें के अंदर क्या है? ओव्यूल्स हैं। ये वाला पार्ट क्या कहला रहा है? ओवरी कहला रहा है। और ये वाले जो दिख रहे हैं इसके अंदर, ये आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? ओव्यूल्स दिखाई दे रहे हैं। ये इसकी स्टाइल है। और ये ऊपर क्या है? इसका स्टिग्मा। हिंदी में क्या है? तो ये वर्तिकाग्र है, ये वर्तिका है। और ये बीच वाला भाग क्या है? अंडाशय। और ये इसका ओव्यूल है जिसमें कि लोक्यूल्स है। तो ये पूरा का पूरा पार्ट क्या कहला रहा है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। और जो इसके बीजांड होते हैं इसमें जो है इनकी संख्या एक से अधिक हो सकती है, एक भी हो सकती है, एक से अधिक भी हो सकती है। और जो गाइनोशियम होता है जब एक जो है एक कार्पल से मिलकर बना होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? मोनोकार्पलरी कहते हैं। और जब 2 से मिलकर बनते हैं तो वो बाइकार्पलरी या मल्टी कार्पलरी, 2 से ज़्यादा होगा तो होगा तो क्या कहलाएगा? जब 2 से ज़्यादा होंगे कार्पल्स तो क्या कहलाएगा? मल्टी कार्पलरी कहलाएगा। और जो होती है इसमें बीजांड जो है वो किसके द्वारा जुड़ा रहता है? प्लेसेंटा। ये आपको दिख रहा है, ये प्लेसेंटा। और ये क्या है? थैलेमस, ये वाला। तो ये इसका कौन सा पार्ट है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो बेसिक स्ट्रक्चर है ये किसकी? फ्लावर की। कितने पार्ट हो गए? 4 पार्ट हो गए। कैलिक्स हो गया जिसकी की यूनिट क्या है? कैलिक्स हो गया जिसकी की यूनिट क्या है? सेपल है। कोरेला जिसकी की यूनिट क्या है? पेटल है। और एंड्रोशियम जिसकी की यूनिट हमने क्या पढ़ी? स्टैमेन पढ़ी। और जायांग है जो कि जिसमें भी क्या होते हैं? कार्पल्स होते हैं। और प्रत्येक जो कार्पल है उसके कितने भाग पढ़े हमने? 3 पार्ट पढ़े। ओवरी पढ़ी और स्टाइल पढ़ी और स्टिग्मा पढ़ी। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है किसी भी फ्लावर की। तो आज हमने किसी भी एंजियोस्पर्म के जो फ्लावर है उसकी बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ी। 4 हमने पार्ट पढ़े। इसमें क्या होता है कि कई बार आपसे एग्जाम में पूरा का पूरा विद डायग्राम आपसे डिस्क्रिप्शन पूछा जाता है बड़े प्रश्न में। यानी कि जो बड़े प्रश्न है ऐसे टाइप उसमें आ जाता है, क्लेरिफिकेशन देना पड़ता है। साथ ही आपसे कई बार सिर्फ एक फ्लावर का आपको पूछा जाता है कि फ्लावर के अनुसार एक काट का जो है डायग्राम बनाइए और उसके विभिन्न भागों का वर्णन कीजिए फ्लावर के। तो ये सारे विभिन्न भाग हैं जिनका कि आपको वर्णन करना है, डायग्राम बनाना है। डायग्राम नामांकित बनेगा, बिना नामांकित जैसे मैं आपको बार बार कहती हूँ कि अगर नामांकित नहीं है तो नंबर पूरे आपको नहीं मिलेंगे। तो इसको आप अच्छे से याद करें फ्लावर के स्ट्रक्चर को, क्योंकि ये थ्योरी में तो ज़रूरी है ही, साथ ही साथ प्रैक्टिकल में भी इसका जो है बहुत उपयोग होता है। और प्रैक्टिकल में भी इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं क्योंकि टेक्सोनॉमी का पेपर आपके कोर्स में सिलेबस में है। तो जब आप टेक्सोनॉमी करते हैं तो आप जब किसी भी फ्लावर का डिस्क्रिप्शन करते हैं तो फ्लावर का डिस्क्रिप्शन आपको करने के लिए कैलेक्स पता होना चाहिए, कोरोला पता होना चाहिए, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, उसकी कौन कौन सी यूनिट है, कौन कौन से उसके पार्ट है, इसकी बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर आपको जानकारी होगी तो आपको जो है टेक्सोनॉमी से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस आते हैं उनका आप डिस्क्रिप्शन आराम से कर पाएंगे और अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। तो आप इसको एक बार पढ़ें और अपने आसपास जो फ्लावर हैं उनको एक बार तोड़ कर देखें, उनका अध्ययन करने की, जो कुछ भी आपको बताया गया है इसके अकॉर्डिंग उसको पढ़ने और समझने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच।